एवरीवन, लेट स्टार्ट। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, एनवायरनमेंट सेक्शन से। इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो वी ऑल नो ग्रासलैंड में जो डोमिनेंट स्पीशी होती है दैट इज ओनली ग्रास, और एक आध दो आपको ट्रीज दिखाई देगी, तो उसको लेके ये सवाल पूछा गया कि हमें यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में ट्रीज क्यों नहीं दिखाई देती। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन है इंसेक्ट्स एंड फंगाई के कारण, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ दिस। इसका अगर आप करेक्ट आंसर देखें तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वाटर लिमिट एंड फायर इज द रीजन जिस कारण से हमें ग्रासलैंड में कोई भी ट्री ऐसे डोमिनेट करते हुए नहीं दिखाई देती। अगर क्वेश्चन की लेवल की बात करूं, मॉडरेट या इजी क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। कीवर्ड कौन से यहाँ पर टच होते हैं, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड होगा फायर। नॉट जस्ट फायर, आई एम टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ फायर। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा किसी भी इकोसिस्टम में फायर का रोल क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी का रोल क्या होता है, ये लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। थोड़ा सा बियॉन्ड जाइएगा। एम आई एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन? एब्सोल्युटली नो। थ्योरेटिकल पार्ट है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह होते हैं, तो उसको लेके तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सवाल पूछा जाएगा। ग्रासलैंड को लेकर आगे सवाल हो सकता है कि देयर कैन बी लाइक कि टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, और हर किसी में अपनी अपनी कंडीशंस है। तो उन कंडीशंस को लेके हो सकता है कि आगे सवाल पूछ लिया जाए। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को लेके वैल्यू एडिशन करनी होगी तो आई एम राइट नाउ नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कौन कौन से टाइप के ग्रासलैंड्स हैं और उसमें क्या वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। मेरा फोकस यहाँ पर यही रहेगा कि फायर, वाटर का रोल और ये लिमिटिंग फैक्टर्स होते क्या हैं, क्या रोल एग्जैक्टली प्ले करते हैं। बात करते हैं एक एक स्टेटमेंट की। आई थिंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो कि ये पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल हियर। अब ये लिमिटिंग फैक्टर को पहले समझ लेते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर होते क्या है। लिमिटिंग फैक्टर को समझने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू दिस लीबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम। तो लीबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी अगर स्पीशी की ग्रोथ हो रही है तो जो भी रिसोर्स अबंडेंस में है उसका कोई रोल नहीं होगा, जो भी रिसोर्स स्कार्स है उसका रोल हमेशा होता है। तो मान लीजिए किसी ड्राई रीजन में चले जाइएगा तो जितना भी वेजिटेशन का ग्रोथ है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंडेंट है। मान लीजिए ढेर सारा न्यूट्रिएंट वहां पर है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन सनलाइट और न्यूट्रिएंट इज नॉट गोइंग टू ड्राइव द ग्रोथ ऑफ दैट वेजिटेशन। तो जो भी स्कार्सेस्ट एलिमेंट होगा, स्कार्सेस्ट रिसोर्स होगा, दैट इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो दैट इज लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम। अब डायरेक्टली लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट पूछेंगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट होगी कि जो भी वेजिटेशन की ग्रोथ है वो स्कार्सेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड करती है। नाउ वाटर को अगर एक मैं लिमिटिंग फैक्टर देखूं या वाटर पर बेस्ड वेजिटेशन का डेवलपमेंट देखूं, तो मुझे लगता है कि इन सारे कीवर्ड्स में से कहीं ना कहीं कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। हम वाटर के बेसिस पे डेवलप होने वाले वेजिटेशन को लेके हाइड्रोफाइट्स करके एक टर्म यूज करते हैं। अगर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वाटरी कंडीशन में किसी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो यू विल कॉल दैट एज हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल्स है वाटर लिलीज है, लोटस है, कैटटेल्स है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मिजोफाइट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर है तो मिजोफाइट आप उसको कहेंगे। एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दिस कैन बी द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। जीरोफाइट्स, वी ऑल नो, ये टर्म हमें परिचित है। कैक्टाई हो, अगावे है, एलो है, लो वाटर कंडीशन में ये सब सर्वाइव करते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स की अगर बात करें तो मान लीजिए किसी रीजन में वाटर में सैलिनिटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, जैसे कि मैंग्रोव की बात कर सकते हैं। कोस्ट लाइन में जितने भी प्लांट्स की ग्रोथ होती है दे आर मोस्टली हेलोफाइट्स। हैग्रोफाइट्स होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी हाई होती है लेकिन दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन मॉइस्चर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वाटर की बात नहीं हो रही है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। और फर्न्स होगी, मॉसेस होगी, सेजेस होंगे, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी कोई एक सवाल बन सकता है। ठीक है, देन वी हैव फ्रीएटोफाइट्स। ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट जितने भी प्लांट्स होंगे दे आर कॉल्ड एज फ्रीएटोफाइट्स। विलोज की आप बात करें, ठीक है, मेस्किट्स है, टैमरिस्क है। एपीफाइट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी एयरी रूट्स होते हैं, एयर में जो भी रूट्स आ जाते हैं और एयर में से जब आप मॉइस्चर डिराइव करते हैं तो उसको आप कहेंगे कि वो एपीफाइट है। हाई ह्यूमिड कंडीशंस इनको चाहिए होगी। ऑर्चिड्स की आप बात कर सकते हैं, या ब्रोमेलिड्स जो है ये भी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। सो दिस इज हाउ वाटर इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग किस टाइप का वेजिटेशन ग्रो होगा। बात करते हैं फायर।
फायर किस प्रकार से एक रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो फायर दोनों रोल प्ले कर सकता है, प्रमोटिंग फैक्टर भी हो सकता है, लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकता है। प्रमोटिंग फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन जो भी डिराइव होता है कई बार फायर के कारण डिराइव होता है। किसी भी फॉरेस्ट में जब फॉरेस्ट फायर नेचुरल कंडीशंस में हो दैट इज फाउंड एज हेल्दी, ठीक है, अनलाइज लाइक कि हमारा नोशन थोड़ा सा गलत है इसको लेके, फॉरेस्ट फायर निगेटिव लाइट में ही हम लोग लेते हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर जो नेचुरली होती है वो हेल्दी होती है, जो भी डेड लिटर होता है वो बर्न हो जाता है, सॉइल जो है सॉइल थोड़ा सा रिजनरेट हो जाती है, और ऐश जो सॉइल के ऊपर बन जाएगी वो भी सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है। एंड दैट इज हाउ फायर इज गोइंग टू इंक्रीज द इकोलॉजिकल और प्रमोट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। टिपिकली ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है बहुत अच्छे से लागू होता है इन अफ्रीकन सवानास या किसी भी प्रेरीज में, जो भी ग्रासलैंड्स है ग्रासलैंड्स में ये होता है। जो भी डेसिडियस फॉरेस्ट है, इंडिया की जो भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहां पर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन इज गोइंग टू बी अ थिंग। फायर अडेप्टेड स्पीशीज कुछ होती है, अब मान लीजिए इट इज लाइक प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ स्पीशीज विथ फायर अडेप्टेड ट्रेड्स। कुछ एक ट्रीज की सीड्स होती हैं जिनको फायर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, अगर फायर ट्रीटमेंट मिल जाती है तो दैट सीड जर्मिनेट्स, अगर फायर ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो दैट सीड इज नॉट गोइंग टू जर्मिनेट। तो पाइन फॉरेस्ट या यूकैलिप्टस ये कुछ एक एग्जांपल हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि किस प्रकार से ये ऐश जो है, ऐश प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वेजिव स्पीशी अगर आ गई तो फॉरेस्ट के कारण पेस्ट होगा या कोई डिसीज होगा, कोई एक स्पीशी होगी वो नष्ट हो जाती है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। बात करते हैं फायर एज अ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फायर एज अ लिमिटिंग फैक्टर, हमेशा ये प्रमोटिंग फैक्टर ही नहीं होती है, किसी इकोसिस्टम में आप इसको किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में भी देख सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दी रीजन्स ऑफ सवाना एंड ग्रासलैंड, अदर ग्रासलैंड रीजन, उन सारे ही रीजन्स में आप ट्रीज नहीं देखते। व्हाई यू डू नॉट सी ट्रीज इन देयर, क्योंकि वहां पर फायर जो है, फायर उस ट्रीज को बर्न कर देती है, एंड दैट इज हाउ ग्रासेस एंड अप डोमिनेटिंग इन दिस रीजन। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन बताने की जरूरत नहीं है। सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन, कई बार जो इसेंशियल ऑर्गेनिक मैटर होता है टॉप सॉइल में वो लूज हो जाता है फायर के कारण। सीड बैंक्स भी लूज हो सकती है। मान लीजिए कोई एक ट्री है जिसकी सीड्स वहां पर अवेलेबल है, चंक में सारी सीड स्प्रेड है, और फिर होगा क्या कि फायर आ गई, शायद उस पर्टिकुलर ट्री को फायर की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी और फायर में वो जो भी सीड्स है वो बर्न हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में वी कैन हैव अ लॉस ऑफ सीड बैंक्स। और कुछ एक केस में इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो एक्सपांड हो सकती है। होता क्या है कि मान लीजिए एग्जिस्टिंग नेटिव स्पीशीज ज्यादा बर्न होगी, वो आपकी इकोसिस्टम में से साफ हो गई, तो जो इन्वेसिव स्पीशीज है उनके लिए वहां पर जगह बनाना आसान हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। बट क्या यहाँ पर सवाल आएगा? आई डू नॉट पर्सनली थिंक कि यहाँ पर सवाल आएगा। बाय एंड लार्ज अगर मुझे फायर के बारे में फिर से एक बार सवाल पूछना होगा तो आई विल मोर टॉक अबाउट फायर एज अ प्रमोटिंग फैक्टर। और इसमें भी ध्यान में रखिएगा ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का पॉइंट है, मुझे लगता है कि वहां पर कोई एक सवाल हो सकता है, जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ वाला जो पॉइंट है वहां पर एक अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक और सवाल पूछा गया है इसी पर्टिकुलर थीम पे। 2021 का सवाल देखिएगा सवाना ग्रासलैंड के बारे में। कुछ एक वर्ड यहीं से चुराए हैं, ठीक है, 2013 का जो सवाल है वहीं से कुछ एक शब्द आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आपने 2013 का सवाल सही से किया, थोड़ा सा लॉजिक एग्जाम हॉल में लगा लिया, तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन की अगर बात करूँ, लिबिक्स का लॉ ध्यान में रखिएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमें प्रिपेयर करना है, तो इन सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल डेफिनेटली प्रिपेयर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। वेजिटेशन बेस्ड ऑन वाटर, मेरा एक मतलब मानना है कि इसको लेके सवाल पूछा जाना चाहिए, और रोल ऑफ फायर को लेके भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल दैट ग्राउंड, उतना वैल्यू एडिशन करके रखिए अपने नोट्स में, यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।